Alright, let's begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ चीजें आज ट्रिग्नोमेट्री की इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है कोसाइन रूल। लास्ट क्लास में हमने ये वाजे कर दी थी बात कि जब भी एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होगा और उसमें लेंथ या एंगल्स हमें निकालने होंगे, लेंथ या एंगल्स में से कोई चीज निकालनी होगी, तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को डील करने के लिए हमारे पास दो टूल्स होते हैं। इनमें से एक टूल का नाम है साइन रूल और दूसरे का नाम है कोसाइन रूल। साइन रूल की कंडीशंस आपके सामने रखी थी, लेकिन फिर एक शॉर्टकट डिफाइन किया था कि साइन रूल तब वैलिड होता है जब एक रेशो मुकम्मल हो रहा हो, when one pair is complete and the other pair is partial, we use sine rule। तो कंडीशंस कोसाइन रूल की अपनी भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा शॉर्टकट बात जो मैं लास्ट क्लास में कर चुका था कि जब साइन रूल लगेगा तो कोसाइन नहीं लग सकता, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ 3 मेजरमेंट्स होती हैं, 6 में से 3 होती हैं। तो उन 3 मेजरमेंट्स की बेसिस पे या तो साइन रूल लगता है या कोसाइन रूल लगता है। तो अगर हम कोसाइन रूल बाद में पढ़ रहे हैं तो मैंने एक बात लिखी कि भाई साइन कोसाइन रूल कब लगता है। सवाल पैदा होता है कोसाइन रूल कब लगता है, तो जवाब खुद जहन में आ जाएगा कि जब साइन रूल नहीं लगता। तो कंडीशंस और साइन रूल कब नहीं लगता, ये इस सवाल का जवाब क्या है। साइन रूल कब नहीं लगता? साइन रूल तब नहीं लगता जब एक रेशो मुकम्मल नहीं हो रहा होता। जब रेशो या एक पेयर मुकम्मल हो तो साइन रूल लगता है, और जब पेयर मुकम्मल ना हो तो साइन रूल नहीं लगता, और जब साइन रूल नहीं लगता तो फिर कोसाइन रूल लगता है। अच्छा, अब मैंने एक शॉर्टकट बात तो बता दी कि साइन रूल कब लगता है और कब नहीं लगता, कोसाइन रूल कब लगता है जब साइन रूल नहीं लगता। लेकिन अब जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या, एक मिनट, ये मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा था। अच्छा जी, हाँ, कोसाइन रूल की बात कर रहे थे कि कोसाइन रूल की कंडीशंस क्या हैं। तो कोसाइन रूल दो केसेस में लग सकता है, व्हेन देयर आर टू कंडीशंस, टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। टू साइड्स आर गिवन एंड एन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, इस तरह सोच लें। तो SAS, जब दो साइड्स हो और इंक्लूडेड एंगल हो, साइन रूल की कंडीशन याद है, ऑपोजिट थी, टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल मस्ट बी गिवन। यहां है टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल मस्ट बी गिवन, तो साइड एंगल साइड। और सेकंड है कंडीशन साइड साइड साइड, SSS। तो टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल और 3 साइड्स मस्ट बी गिवन। तो ये दो पॉसिबल कंडीशंस हैं जिसमें कोसाइन रूल लगता है। लेकिन आसान यादाश्त के लिए, आसान रिमेम्बरेंस के लिए ये बात हमने जहन में बैठा ली है कि अगर साइन रूल लग रहा हो तो कोसाइन रूल फिर उस केस में नहीं लगेगा, सिर्फ साइन रूल ही लगेगा। लेकिन अगर साइन रूल नहीं लगेगा तो फिर कोसाइन रूल लगेगा, ये जहन में बैठाना है। और ये हमने बात बार बार डिस्कस की, पास्ट सिलेबस के साथ भी इंशाल्लाह इस बात को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कोसाइन रूल के, एक कोसाइन रूल जैसे साइन रूल एक था, लेकिन उसमें दो बातें डिस्कस की थी, न्यूमरेटर में एंगल होता है या डिनोमिनेटर में, A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी, या फिर साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। इसी तरह कोसाइन रूल में रूल तो एक ही है, लेकिन वही रूल रीअरेंज होके दो अलग फॉर्म में दिखाया जाता है। हम कोई भी एक फॉर्म याद रख लें और इससे हमारे सारे काम हो जाएंगे, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। कोई एक भी फॉर्मूला याद रख लें तो आपके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन मैं दो मुख्तलिफ फॉर्मूला सिखाऊंगा। फॉर्मूला एक ही है लेकिन दो मुख्तलिफ रीअरेंजमेंट ऑफ दैट फॉर्मूला सिखाऊंगा। तो पहले हम पहली रीअरेंजमेंट बात करेंगे, उसके बाद आएंगे सेकंड रीअरेंजमेंट पे, सही है? थोड़ा सा मुझे स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलने दें इंशाल्लाह, तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं साइड एंगल साइड वाले पर्सपेक्टिव पे। तो ये जो डायग्राम एग्जांपल वगैरह जो मैंने लिखे हैं उसको हम बाद में देखेंगे। अभी आप सिंपल ये ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है इसको देखें।
कॉपी वगैरह जो करना हो इंशाल्लाह बाद में कर लीजिएगा, अभी सिर्फ अटेंशन देके सुन लें। ये ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है और इस ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास है तीन साइड्स, तीन साइड और तीन एंगल्स होते हैं, लेकिन हमें दी हुई है दो साइड्स। कौन कौन सी साइड्स दी हुई हैं? हमें दी हुई है साइड बी, हमें दी हुई है साइड ए, और हमें दिया हुआ है एंगल सी। तो अगर आप कंडीशंस नोट करें तो ये कंडीशंस कौन सी हैं? टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है। सवाल ये पैदा होता है कि जब दो साइड्स होंगी और इंक्लूडेड एंगल होगा तो कोसाइन रूल का वर्जन क्या होगा? तो ये वही वर्जन है जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कोसाइन रूल जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ये कोसाइन रूल याद कैसे रखें? याद रखना भी सिखाता हूं, याद कैसे रखें। हमारे पास दो साइड्स हैं और इंक्लूडेड एंगल है, तो कोसाइन रूल हमें देगा क्या? इंक्लूडेड एंगल के सामने वाली साइड देगा जो कि साइड सी है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि कोसाइन रूल से हासिल क्या होगा। अगर दो साइड्स हैं और इंक्लूडेड एंगल है तो कोसाइन रूल क्या देगा भाई? कोसाइन रूल जो इंक्लूडेड एंगल है ना उसके सामने वाली साइड देगा। तो इसका मतलब साइड सी निकालनी है। जब एंगल सी दिया हुआ है इसका मतलब साइड सी निकालनी है। तो फॉर्मूला का स्टार्टिंग पॉइंट भी सी स्क्वायर बनेगा। जो लेंथ हमें निकालनी है वो यकीनन गिवन एंगल के सामने वाली है, और कोसाइन रूल का स्टार्टिंग पॉइंट है जो साइड हमें फाइंड करनी है उसका स्क्वायर। साइड सी इज टू बी फाउंड, फॉर्मूला का स्टार्टिंग पॉइंट है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो दो गिवन साइड्स हैं, ये अगर सी अगर नोट करें ना तो ये अननोन साइड है। तो फॉर्मूला का स्टार्टिंग कौन बनता है? अननोन साइड का स्क्वायर। और ये जो ए और बी हैं ये दोनों की दोनों गिवन साइड्स हैं। और फिर -2ab, ए और बी गिवन साइड्स हैं, इनटू cos ऑफ c विच इज द गिवन एंगल, इंक्लूडेड एंगल। तो ये c वाला एंगल भी गिवन है। लेकिन यहां पर बच्चे फॉर्मूला बाज़ औक़ात मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, कुछ कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो भी आंसर सही नहीं आता। तो अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपने भी साथ साथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको इस बात पे यकीन हो जाए कि आपको कैलकुलेटर से कोसाइन रूल अप्लाई करना आता है और आपके आंसर आ रहे हैं सही। वैसे नॉर्मली बच्चों को मसला नहीं आता, मैं इक्का दुक्का केसेस की बात कर रहा हूं। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद जब माइनस लिख रहे हैं तो माइनस के बाद ये समझ लें कि 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस सी सब एक साथ एक ब्रैकेट में है। तो अननोन साइड जो है वो सी है, अननोन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो गिवन साइड्स हैं उनका स्क्वायर ऐड किया, उनमें से माइनस किया, 2 इंटू ए इंटू बी जो दोनों गिवन साइड्स हैं इंटू कॉस ऑफ सी विच इज द इंक्लूडेड एंगल दैट इज गिवन। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। कोशिश की है कि डिटेल में आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाए। अब मैं ना इस कोशिश के बाद इसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रखता हूं। लेट सपोज आपको साइड ए गिवन है और साइड सी गिवन है और एंगल बी गिवन है, तो जहन में सवाल लाएं कि कौन सी वाली साइड निकलेगी, कौन सी साइड निकालेगा कोसाइन रूल? एंगल बी के सामने वाली साइड विच इज साइड बी। अच्छा, इसको साइड बी भी कहा जा सकता है और इसको ए सी भी कहा जा सकता है। अच्छा, पहले मैं वापस आता हूं अपनी बात पे। पिछले सवाल में हमने ये देखा कि हमें सी निकालनी थी, ए और बी गिवन था और इंक्लूड एंगल गिवन था, सही है। अब मैंने कोसाइन रूल कैसे बनाया? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। इसको एक और तरीके से कैसे लिखा जा सकता था? ये जो सी है ये कौन सी साइड है? दर हकीकत ये जो सी है दरअसल साइड कौन सी है? ए बी। तो अक्सर आपको इसी तरह ये कोसाइन रूल नजर आएगा, ए बी स्क्वायर जो कि हमें निकालना है
बाकी जो दो गिवन साइड्स हैं वो है BC और AC। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, सही है, 2 इंटू BC इंटू AC इंटू कॉस ऑफ एंगल ACB। इस तरह भी हम जो है वो फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने एक पर्सपेक्टिव जो है वो डिफाइन कर लिया, सही है। अब मैं पर्सपेक्टिव जैसे पहले भी चेंज कर रहा था, दोबारा चेंज करता हूं। अगर हमें साइड AB दी हुई है और साइड BC दी हुई है, चले अभी मैं नाम ही इस्तेमाल करता हूं, C के सामने स्मॉल c, A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b। हमें साइड C पता है और साइड A पता है और एंगल B पता है, तो कोसाइन रूल हमें क्या देगा? गिवन एंगल जो है उसके सामने वाली साइड देगा। तो फॉर्मूला का स्टार्टिंग पॉइंट कौन बनेगा? B। तो आइए वर्जन लिखते हैं वो वाला, B स्क्वायर, जो साइड निकालनी है वो B है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस B। जो साइड निकालनी है उसके सामने वाला एंगल गिवन होता है। अच्छा, तीसरा पर्सपेक्टिव ऐसे ही बना लेते हैं, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A। कोसाइन रूल का पहला वाला वर्जन हमने समझ लिया और इसके रेलेवेंट एग्जांपल भी कर लेते हैं, फिर अगर किसी का कोई मसला हो तो मुझसे शेयर कर सकता है। ट्रायंगल ABC है एग्जांपल नंबर 1 में, और हमें AC की लेंथ निकालनी है। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि कोसाइन रूल का पहला वाला वर्जन जो अभी हमने सीखा वो हमें इंक्लूडेड एंगल के सामने वाली साइड देता है, और एग्जामिनर ने भी यही मांगा। 3 या 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट इतनी सिंपल सी आती है जिसमें हमें ये लेंथ निकालनी होती है। तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए, फॉर्मूला अगर आपने सही से याद नहीं रखा, इसीलिए मैं इतनी मेहनत भी कर रहा था फॉर्मूला याद करवाने के लिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला सही से याद नहीं हुआ ना, समझ लें गड़बड़ हो गई। फॉर्मूला सही से जहन में बैठना ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब फॉर्मूला गलत हो गया तो सारे मार्क्स गए, फिर कोई गुंजाइश नहीं है। मेथड के मार्क्स, कैलकुलेशन के एक्यूरेसी के मार्क्स सब गलत, क्योंकि कुछ सही नहीं होगा। फॉर्मूला सही लगाया तो मेथड के कुछ मार्क्स मिलेंगे, फिर अगर आप गलती आगे कर बैठे तो आगे के मार्क्स कटेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला ही सही नहीं है भाई तो तबाह हो गए आप। अच्छा, कल मैंने एक केम्ब्रिज की वर्कशॉप 2 दिन से मेरी चल रही थी, थर्सडे फ्राइडे A लेवल मैथमेटिक्स की वर्कशॉप थी। तो उसमें हमने कुछ बातें डिस्कस की, तो उसमें से एक वाज़ेह बात, जो एक अच्छी बात जो हमने लर्न की वो ये कि बच्चों के लिए बेहतर होता है कि वो पहले फॉर्मूला लिखें और उसके बाद अप्लाई करें। जरूरी नहीं है, करेक्ट एप्लीकेशन अगर डायरेक्ट कर दी जाए तो इट्स फाइन, लेकिन अगर फॉर्मूला सही हो और इनकरेक्ट एप्लीकेशन हो जाए तो चांस है कि शायद मेथड मार्क एग्जामिनर दे दे। तो उस एग्जामिनर ने जो आया हुआ था उसने ये बात कही कि भाई फॉर्मूला अगर बच्चा लिख दे तो ज्यादा बेहतर होता। तो बहरहाल अगर आप फॉर्मूला लिखना बेहतर समझते हैं तो फॉर्मूला लिखिए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आते हैं और एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें, कोई मसला नहीं। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 30। जो दो गिवन साइड्स थी वो 6 और 8 थी, उन दोनों के स्क्वायर ऐड हुए, माइनस 2 टाइम्स बोथ द गिवन साइड्स, 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ गिवन एंगल विच इज 30, और गिवन एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास आएगी। अच्छा सर, कितनी वर्किंग्स दिखानी है? बच्चे ना पता क्या करते हैं, इसको अलग लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं, इसको अलग। अरे भाई, इतनी लंबी चौड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। बस AC स्क्वायर का आंसर देना है पहले स्टेप में और फिर AC का आंसर देना है। AC स्क्वायर का आंसर कैसे देंगे? कैलकुलेटर में मेरे साथ साथ डालें, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 8, डायरेक्ट लिखें कोई मसला नहीं है, cos 30। मेरे पास कैलकुलेटर ने एक डेसिमल आंसर दिया, तो डेसिमल आंसर 5 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर दें। जैसे कि मैंने आपको सिखाया, वर्किंग 5 SF, फाइनल आंसर 3 SF। 16.8615 था तो 862 हो गया।
समझ लें सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में ही दी हुई है। तो AC इज इक्वल टू राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 16.9 सेंटीमीटर। और साथ में भरम भी करवा दें एग्जामिनर को, देखो मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दिया। अच्छा माय बैड, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये हमने AC स्क्वायर निकाला है। देन व्हेन वी हैव टू फाइंड AC तो मैं अंडर रूट लूंगा, आंसर का अंडर रूट लूंगा। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16.862 विच इज 4.1063 कि अगर आगे किसी पार्ट में AC इस्तेमाल करना हुआ तो, एंड देन फाइनली AC इज इक्वल टू 4.11 सेंटीमीटर। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने स्टेप्स क्या शो किए, पहले एक फॉर्मूला शो किया, फिर हमने AC स्क्वायर की वैल्यू शो की और फाइनली AC का आंसर दे दिया। अब AC का आंसर हमने 5SF भी दिया और 3SF भी दिया। 5SF इसलिए लिखा कि अगर सब्सिक्वेंट पार्ट्स में उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वी हैव टू यूज द 5SF वर्जन रादर देन द 3SF वर्जन, वरना आगे के सवाल की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 1 जो है, मतलब फॉर्मूला का पहला पर्सपेक्टिव साइड एंगल साइड वाला, वो हमारा क्लियर हो गया है। अच्छा सेकंड पर्सपेक्टिव की जाने पढ़ते हैं। चलिए पहले पर्सपेक्टिव तक जो लिखना है फटाफट लिख लें, कोसाइन रूल का पहला पर्सपेक्टिव भी लिख लें, ये मैं पहले समझा देता हूं, फिर जो लिखना हो एक साथ ही लिख लीजिएगा। चलिए सेकंड पर्सपेक्टिव की जाने बढ़ते हैं। सेकंड पर्सपेक्टिव कोसाइन रूल का है साइड साइड साइड। कोसाइन रूल कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रिक्वायर्ड एंगल। जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हैं, जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हैं तो फिर जो एंगल चाहें वो निकाल सकते हैं। बस एग्जामिनर मुझे बोलेगा ये वाला एंगल निकालो, मैं कोसाइन रूल इस्तेमाल करूंगा और वो पर्टिकुलर एंगल निकाल लूंगा। अब लेट्स सपोज मुझे एंगल C निकालना है, मेरे पास साइड A भी है, मेरे पास साइड B भी है और मेरे पास साइड C भी है, मेरे पास तीनों साइड्स हैं। अब एग्जामिनर मुझे बताएगा कि कौन सा एंगल निकालना है। जाहिर सी बात है जब तीनों साइड है तो एंगल ही निकलवाएगा ना। तो एग्जामिनर कहता है एंगल C निकालो। अच्छा कुछ बच्चों ने ना ये ऊपर वाला वर्जन याद रखा हुआ होता है, वो नीचे वाला अलग से याद नहीं रखते। मैं रिकमेंड करता हूं कि डायरेक्टली आप दूसरा वर्जन भी जहन में बिठा लें ताकि आपके मार्क्स जल्दी जल्दी मिल जाए और काम जल्दी हो जाए। और बाज़ औकात बच्चे जो पहला वाला फॉर्मूला याद रखते हैं ना, वो आगे पीछे करने में, हेरा फेरी करने में मसला कर देते हैं। तो हालांकि ये जो नीचे वाला फॉर्मूला ये ऊपर वाले से ही डिराइव हुआ है, मतलब उसी की रीअरेंजमेंट है, लेकिन फिर भी ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला आया हुआ है रीअरेंजमेंट के बाद, ये डायरेक्टली याद रखने के काफी बेनिफिट्स हैं। वो ये कि एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं और दूसरी बात ये कि आपको डायरेक्ट मार्किंग स्कीम के मुताबिक ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लिखेंगे ना तो फिर वो अगले स्टेप में आपको ज्यादा मार्क्स देगा, वरना इस फॉर्मूला लगाने पे डायरेक्ट आपको मार्क्स दे देगा क्योंकि ये रीअरेंज फॉर्म है। तो बहरहाल ये रीअरेंज कैसे हुई जरा ये देखते हैं। ऊपर वाले सिनेरियो में cos C यहां आ रहा था। अब सोचें अगर मैं इसके 2 स्टेप्स करूं तो ये क्या होगा, पहले मैं -2ab cos C को वहां लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2ab cos C और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर यहां आ जाएगा और फिर अगले स्टेप में 2ab काटूंगा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दूंगा। तो देखिए वही फॉर्मूला जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, ये वही फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ऊपर भी, क्योंकि मैंने इसी को रीअरेंज करके ये बनाया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर कोई एक वर्जन याद कर सकते हैं ऊपर वाला या नीचे वाला? बिल्कुल कोई एक वर्जन याद कर सकते हैं, लेकिन दोनों वर्जन याद करने के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। दोनों याद रखें, तो मेरी प्रायोरिटी यही है कि दोनों याद रखें और दोनों को आसानी से मैंने याद करना पहले वाले को सिखा दिया, दूसरे को अभी मैं सिखा रहा हूं कि हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू रिटेन। लेकिन अगर कोई बंदा कंफ्यूज हो जाए दोनों फॉर्मुलाज में, वो अपना डिसीजन ले और वो कोई एक फॉर्मुला याद रख ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है, जो मेरी प्रेफरेंस है, वो मैंने आपको बता दी। फॉर्मुलाज दोनों सेम है, बस खाली रीअरेंजमेंट का फर्क है। अच्छा अब आते हैं कि ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद हैं, इफ वी हैव ऑल द थ्री साइड्स विद अस, then cosine rule can give us any angle that is required by the examiner. So let's suppose examiner has asked us angle C. तो इस फॉर्मूला के मुताबिक जो एंगल निकालना है, cos of that angle will be the subject of the formula. कोसाइन रूल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऊपर जैसे हमने देखा था, स्टार्टिंग पॉइंट अननोन साइड का स्क्वायर बनता था, यहां पर अननोन एंगल के साथ cos लगा लें तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है. Cos of unknown angle, we know that C is an unknown angle. अच्छा, unknown angle जो है उसके सामने वाली साइड माइनस होती है. साइड्स तो हमारे पास तीनों ही है ना, लेकिन अगर फॉर्मूला में देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीनों साइड जो है स्क्वायर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर में है, लेकिन दो प्लस के साथ हैं. ए स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस है. बी स्क्वायर के पीछे लिखा हुआ है प्लस, सी स्क्वायर के पीछे साइन है माइनस. तो जो अननोन साइड है उसका स्क्वायर माइनस होगा, और बाकी अननोन साइड बोल रहा हूं, सॉरी, साइड्स तो तीनों ही नोन है, लेकिन अननोन एंगल के सामने वाली साइड जो है उसका स्क्वायर माइनस होगा. साइड तो मुझे ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, लेकिन जो अननोन एंगल है सी, उसके सामने वाली साइड जो है साइड सी, उसका स्क्वायर माइनस होगा. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, जो दो साइड हमने प्लस की थी ऊपर, जिनको हमने इतनी इज्जत दी थी कि उनको हमने प्लस साइन के साथ लिया था, उन्हीं दो साइड्स को और भी इज्जत दें और उन्हें डिनोमिनेटर में भी इस्तेमाल करें, 2ab. तो cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कौन सी वाली साइड का स्क्वायर, जो एंगल चाहिए था उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर, और बाकी जो ऊपर दो प्लस की थी उसी को 2 के साथ लेके मल्टीप्लाई करके डिवाइड, 2ab डिवाइड. मेरे ख्याल से मैंने फॉर्मूला कोशिश करवा के याद जरूर करवाया. इसका सेकंड वर्जन भी आपको याद करवाता हूं, थर्ड वर्जन भी याद, पर आप खुद सोचें. मैं कहता हूं cos b है, यू हैव टू फाइंड cos b. तो आप बोलेंगे सर b वाले साइड माइनस होगी, बाकी दो साइड्स प्लस होंगी, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी जो एंगल b निकालना है तो उसके सामने वाली साइड माइनस, और जो दो ऊपर प्लस की थी उसको 2 के साथ नीचे डिवाइड कर दें, 2ac, बगैर स्क्वायर, बस डायरेक्ट सिंगल फॉर्म में लेना है. और थर्ड पर्सपेक्टिव कि अगर भाई cos a है तो a के अलावा जो बाकी साइड है b स्क्वायर सी स्क्वायर वो ऐड, a वाली साइड माइनस, और जो बाकी दो साइड्स हैं b और c उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में डिवाइड, 2bc. अच्छा, इसको समझने के लिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं. एबीसी ट्राइंगल है, 3 साइड्स गिवन है, फौरन जहन में आना चाहिए एस 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 वाला केस है. फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल निकालना है. तो पहले तो ये समझना जरूरी है, और ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड के सामने होता है, या लार्जेस्ट साइड लार्जेस्ट एंगल के सामने होती है. तो इन तीनों साइड्स में से सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है, AC, लिहाजा AC के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होगा. AC जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होगा, लिहाजा उस लार्जेस्ट एंगल को निकालना है. उस लार्जेस्ट एंगल के कॉस को सब्जेक्ट बनाए, cos B. अच्छा, cos B है ना जो सब्जेक्ट बनाया हमने. अब जो देखिए, जो B के सामने वाली साइड है वो तो माइनस करेंगे, तो जो B वाले एंगल को इंक्लूड कर रही है ना, जो साइड्स जो B वाले एंगल को इंक्लूड कर रही है, इंक्लूडेड एंगल 10 और 8 का इंक्लूडेड एंगल, एंगल B जो फाइंड करना है, तो जो इस गिवन एंगल को, जो इस अननोन एंगल को इंक्लूड कर रही है, उन दोनों को स्क्वायर करेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. और जो अननोन एंगल के सामने वाली साइड है वो माइनस होगी, तो अननोन एंगल के सामने वाली साइड माइनस होगी, बाकी जो 10 और 8 है उनको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 10 इंटू 8. अच्छा, अब इसमें क्या वर्किंग दिखानी है, किस लेवल की वर्किंग दिखानी है. वर्किंग शॉर्ट हो जाती है ना जब फॉर्मूला का नया वर्जन हमें याद हो जाता है.
तो जरा सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर में डालें, फ्रैक्शन फॉर्म में 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर न्यूमरेटर में लें, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 10 इंटू 8, तो ये आ गया -61/60, -61/160। बस ये वर्किंग करना काफी है। उसके बाद आप डायरेक्ट एंगल बी भी अगर दे दें तो मसला नहीं है। बहरहाल अगर आप ये लिख दें b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -61/160 तो ये बेहतर है। जिसके बाद आप आंसर दे सकते हैं कॉस इनवर्स इस पे करें तो ये आ जाएगा 112.411 डिग्री 3 डेसिमल प्लेस में। और क्योंकि एंगल इन डिग्री की रिक्वायरमेंट है 1 डेसिमल प्लेस, तो वर्किंग 3 डेसिमल प्लेस, फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस, तो एंगल बी इज 112.4 डिग्री। सर ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने तो 3SF बोला था। बेटा मैंने 3SF कहा था नॉन एंगल्स के लिए, ये एंगल है, एंगल्स के लिए मैंने 1 डेसिमल प्लेस वाली बात कही थी, लिहाजा ये करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस है। तो एंगल बी आ गया 112.4 डिग्री। ये हमने एग्जांपल नंबर 2 भी मुकम्मल कर लिया। दोनों कोसाइन रूल के पर्सपेक्टिव के मुताबिक मैंने जो है वो आपको समझा दिया। दोनों फॉर्मूलाज बेसिकली एक ही हैं, डिफरेंट रीअरेंजमेंट है, लेकिन दोनों को कैसे जहन में बिठाना है वो मैंने आपके सामने रखा। उसी सोच के जरिए आप उसको अपने जहन में रखिएगा। और मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, दोबारा भी अगर आप कोई बात सुनना चाहें तो आप वहां से सुन सकते हैं और जहन में उसको बिठा सकते हैं। दोबारा 2-3 दफा सुन के इसको जहन में बिठा सकते हैं कि किस तरह मैंने याद करवाया। काफी बच्चों को इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता दें, वरना जितना भी मैंने लिखा हुआ है, कुछ कॉपी करना चाहते हैं फटाफट कॉपी कर लें, उसके बाद डन भी लिख दें और क्लियर भी लिख दें, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि सबको क्लियर हो गया। किसी का कोई डाउट है रेज हैंड करके सवाल पूछ सकते हैं।
अच्छा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई सवाल नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो बेरिंग जो है वो स्टार्ट लेते हैं। बेरिंग की 3 कंडीशंस हैं, वो लिख लें, और ये एग्जांपल का डायग्राम भी अपने पास बना लें, और जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी लिख लें। फिर इंशाल्लाह बेरिंग के कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल स्क्रैच से डिस्कस करता हूँ। पहले लिख लें फटाफट, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट लेते हैं एक्सप्लेनेशन बेरिंग की। सबसे पहले विजिट करते हैं बेरिंग की कंडीशन। बेरिंग है क्या? याद रखें, बेरिंग इज एन एंगल। बेरिंग एंगल ही है, लेकिन ये एक स्पेशल किस्म का एंगल है। कहीं से भी कोई भी एंगल है उसको बेरिंग नहीं कह देते। बेरिंग इज एन एंगल विच इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर भी हम पढ़ते हैं ना, अक्सर पोल्स होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमारे काम की चीज इस वक्त है नॉर्थ। वैसे जब भी बेरिंग का सवाल आएगा, किसी पॉइंट से बेरिंग निकालनी होगी, तो ये समझ लें प्लस के साइन से ध्यान में रखेंगे, प्लस का साइन बनाना है। ये जो पोल्स होते हैं ये प्लस का साइन ही तो होता है।
प्लस का साइन उस पॉइंट पे बनाते हैं जहां से बेयरिंग मेजर करनी होती। अभी इंशाल्लाह हर चीज की वजाहत करूंगा, अभी सिर्फ जनरल बातें कर रहा हूं। जिस पॉइंट से बेयरिंग निकालनी होती है वहां प्लस का साइन बनता है, और मैं, या समझ लें पोल्स बनते हैं, और मैं नॉर्थ पोल डिफाइन करता हूं। प्लस के साइन में टॉप पे जो नॉर्थ पोल है उसको मैं डिफाइन करता हूं, एन में लिखता हूं ताकि मेरे जहन में रहे कि मैंने नॉर्थ से बेयरिंग मेजर करनी है। तो बेयरिंग इज एन एंगल विच इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ, पहली कंडीशन। अच्छा, नॉर्थ से, अब नॉर्थ से अगर आप स्टार्ट करें तो आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन कहती है कि नॉर्थ से जाने के दो रास्ते, देखिए ना, अगर आप नॉर्थ से जाते हैं एक रास्ता ये है और एक रास्ता नॉर्थ से जाने का ये है। तो पहला वाला रास्ता है वो क्लॉकवाइज रास्ता है क्योंकि घड़ी इसी तरह चलती है, और जो दूसरा वाला रास्ता है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेयरिंग नॉर्थ से मेजर होती है, एंगल को नॉर्थ से मेजर करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है। तो सेकंड कंडीशन इस बात को क्लियर कर रही है, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और थर्ड कंडीशन कहती है रिटन एज अ 3 डिजिट नंबर। अच्छा, इस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करता हूं क्योंकि 3 डिजिट नंबर में कुछ कंफ्यूजन होती है। लेट सपोज आपकी बेयरिंग का आंसर आया 30 डिग्री, तो ये तो 2 डिजिट है, तो 3 आने के लिए मैं पीछे 0 लगा देता हूं। 2 डिजिट है, इसको 3 डिजिट बनाने के लिए मैं 0 लगा देता हूं। अच्छा, अगर आपका आंसर है 8 डिग्री, तो मैं इसको 3 डिजिट बनाने के लिए पीछे 2 जीरोस लगा दूंगा। सर ये जीरोस क्यों लगा रहे हैं, इसका कोई मकसद तो नहीं है? इसका सिर्फ एक मकसद है, वो है इंप्रेशन। सिर्फ 30 डिग्री लिखते हैं तो आप सबको लगता है कि ये नॉर्मल सा एंगल है, लेकिन इस नॉर्मल से एंगल को एक इज्जत देनी है और इसको बेयरिंग का रुतबा देना है, तो फिर इसे 3 डिजिट दिखाना है, और 30 डिग्री को 3 डिजिट दिखाने के लिए पीछे एक 0 लगेगा, और 8 डिग्री को 3 डिजिट दिखाने के लिए पीछे 2 जीरोस लगेंगे। और लेट सपोज आपका आंसर 150 डिग्री था, तो फिर इस केस में ये 3 डिजिट ही है, लिहाजा हमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जो कंफ्यूजन आती है वो क्या, एंगल इन डिग्रीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है? किसी भी एंगल इन डिग्री की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एंगल्स की रिक्वायरमेंट हमें पता है क्या होती है, 1 डेसिमल प्लेस। तो क्या बेयरिंग के लिए 1 डेसिमल प्लेस रूल फॉलो नहीं होगा? ओ भाई, बेयरिंग एक एंगल है लेकिन स्पेशल एंगल है, स्पेशल एंगल की वजह से स्पेशल रुतबा मिल रहा है कि हमें 3 डिजिट बनाने के लिए जीरोस लगाने हैं, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस रूल अपनी जगह फॉलो होगा। मतलब जो डेसिमल प्लेसेस की रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल एंगल्स के लिए फॉलो होती है वो बेयरिंग के लिए भी फॉलो होगी। तो अब लेट सपोज आपका आंसर आ रहा है 39.2 डिग्री, तब आप ये ना समझे कि आपने 3 डिजिट्स, ये 3 डिजिट बेयरिंग है। जो 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट है वो डेसिमल से पहले वाले, डेसिमल से पहले 3 डिजिट होने चाहिए। तो 39.2 डिग्री 1 डेसिमल प्लेस तो है, लेकिन 3 डिजिट नहीं है। डेसिमल के बाद वाला डिजिट 3 डिजिट में काउंट नहीं होगा। 3 डिजिट का यहाँ जो मतलब है, ये बिफोर द डेसिमल है, बिफोर द डेसिमल। लिहाजा इट वुड बिकम 039.2 डिग्री, 039.2 डिग्री, 39.2 डिग्री। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे कहता हूं 112.7 डिग्री, सही, तो 4 डिजिट हो गया? नहीं भाई, ये 3 डिजिट ही है। डेसिमल से पहले देखें आप, 3 डिजिट्स ही तो हैं, तो हमें बस 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ये एंगल 1 डेसिमल प्लेस में भी है और ये 3 डिजिट भी है, तो ये दोनों बातों को मीट कर रहा है। अच्छा सर, अगर क्या 0 लगाना भूल जाए तो क्या मार्क कट जाते? देखिए, किताबों में वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि बेयरिंग शुड बी रिटन एज अ 3 डिजिट नंबर एंड वी हैव टू फॉलो दिस प्रैक्टिस, लेकिन अब तक मार्किंग स्कीम में मैंने कहीं मार्क्स कटते हुए नहीं देखे। अक्सर जैसे एग्जामिनर आंसर इस तरह देता है, 030 डिग्री है ना अगर आंसर, तो 0 को ब्रैकेट में लिखेगा। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है कि अगर उसने ब्रैकेट
बच्चे ने 0 लिखा है तो भी सही है और 0 नहीं लिखा तो भी सही। इसका मतलब एज फार एज नाउ ही इज लीनियंट। कल एग्जामिनर की वर्कशॉप जो मैंने अटेंड की ए लेवल मैथ्स की, जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, उसमें मैंने एक बात देखी कि गोरा इनकंसिस्टेंट है। खुद ही इनको अपने सवाल के जवाब, हमें इस सवाल के हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इनकी मार्किंग स्कीम इनकंसिस्टेंट है। बाज़ औक़ात कुछ एरियाज में ये मार्क्स दे रहे हैं, अगली जगह अगले किसी पेपर में उस जगह पे मार्क्स काट रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई यहाँ मार्क्स मिल रहे थे, हमने मार्किंग स्कीम में देखा था। हाँ बोला हो सकता है, माइट बी पॉसिबल at some instances we have given the marks, but this is what is to be done. We never know, the examiner changes, the mindset changes, and examiner starts penalizing us. So as a teacher, it's my responsibility to teach you the perfect terminologies and perfect things. And the perfect thing is, if there are 2 digits before the decimal or 1 digit, we have to make it a 3-digit number so that it looks like a bearing, so that we can differentiate a bearing from other angles. तो बेरिंग को एक रुतबा देना है कि उसके डेसिमल के पीछे 3 डेसिमल से पहले 3 डिजिट नंबर बनाना है, और वो 3 डिजिट नहीं है तो 0 की मदद लेनी है। एक बात जो बिल्कुल परफेक्ट वाली थी वो मैंने आपके सामने कर दी। अच्छा, अब बेरिंग्स निकालते कैसे सर? ये तो थोड़ा आइडिया हुआ, बस खाली हमें कुछ समझ तो नहीं आ रहा अभी। तो बेटा अभी मैंने बेरिंग समझाई है, सिर्फ कंडीशंस बताई हैं, अभी मैंने निकालना नहीं सिखाई। तो निकालना मैं सिखाऊंगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, जो एग्जाम्पल आपके सामने नजर आ रहा है, और अब हमें इसी एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में बात करनी है। हमारे सामने एक डायग्राम है, और अगर आप देखें तो ओरिजिन मार्क हुआ हुआ है, पॉइंट ओ मार्क हुआ हुआ है, और प्लस का साइन बना हुआ है, और प्लस का साइन जिस पॉइंट पे बना हुआ है वो पॉइंट ओ है। उसूल ये कहता है कि बेरिंग जिस पॉइंट से निकालनी है, जिस पॉइंट से बेरिंग मेजर करनी है, उस पॉइंट पे प्लस का साइन बनाना। अभी मैं ये बात वाज़ेह करता हूं, थोड़ा सा इंतजार करें, आराम आराम से चलते हैं इंशाल्लाह, सुकून से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, सुकून से समझाऊंगा, सुकून से आपने समझना है। जिस पॉइंट से बेरिंग निकालनी है वो कैसे पता चलेगा? फ्रॉम के बाद जो पॉइंट होगा, सवाल में जब लिखा होगा ना बेरिंग ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो फ्रॉम के बाद वाला जो पॉइंट है, ये वाला जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम के बाद वाला जो पॉइंट है ना, वहां पर समझने ये प्लस का साइन बनेगा, और प्लस का साइन बनने के बाद आप नॉर्थ लिख देंगे अपने इत्मीनान के लिए। सर सिर्फ नॉर्थ ही बना देते? नहीं बेटा, सिर्फ नॉर्थ नहीं बनाना, पूरा प्लस का साइन बनाना है, बहुत जरूरी बात है। पूरा प्लस का साइन बनाना है, जो कि बहुत जरूरी बात है। तो कहां बनाना है, किस पॉइंट पे बनाना है? फ्रॉम के बाद जो पॉइंट दिया हुआ होगा उस पॉइंट पे प्लस का साइन बनेगा। ये पहला उसूल है जो मैंने बेरिंग का सेट किया आपके सामने। तो यहां अगर हम देखें तो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, ओ ए बी सी डी, लेकिन जो प्लस का साइन बना हुआ है, नॉर्मली जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं तो ये पॉइंट ओरिजिन ही तो होता है, पॉइंट ओ ही तो होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। तो अब ये समझ लें कि जब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, जो प्लस का साइन बन रहा है, ये प्लस का साइन किस पॉइंट पे बना हुआ है? ये प्लस का साइन बना हुआ है पॉइंट ओ पे, जो कि ओरिजिन है 0,0। तो मैंने बिल्कुल आसान समझाने के लिए पहले 4 पार्ट्स बहुत सिंपल बनाए। तो इन पहले 4 पार्ट्स में उसने मुझसे क्या मांगा? ए फ्रॉम ओ, बी फ्रॉम ओ, सी फ्रॉम ओ एंड डी फ्रॉम ओ। तो फ्रॉम के बाद अगर आप नोटिस करें तो फ्रॉम के बाद ओ आ रहा है। इन चारों एग्जाम्पल्स में फ्रॉम के बाद आ रहा है ओ। तो इसका मतलब फ्रॉम के बाद जो पॉइंट होता है वहां पर प्लस का साइन बनाते हैं, और यहां पर प्लस का साइन ओ पे ऑलरेडी बना हुआ है,
तो बस हमें डायरेक्टली बेयरिंग मेजर करनी है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज बनी बनाई है। और दिस इज द सिंपलेस्ट केस कि बनी बनाई चीज हो। तो जब ओ पे ऑलरेडी बेयरिंग के प्लस बेयरिंग के पोल्स कह लें या प्लस का साइन ऑलरेडी बना हुआ है, तो बस मेजर करना है। हम मेजर कैसे करते हैं आइए ये सीखते हैं। पहला पार्ट, ए फ्रॉम ओ, इसको कैसे पढ़ना है ये जरा सुनना है। ए फ्रॉम ओ मैं कैसे पढ़ रहा हूं सुने। ए फ्रॉम ओ के लिए ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओ ए तक, ये चीज मैं थोड़ा सा डिफाइन भी कर देता हूं ताकि आपको एक दफा में लिख दो तो आपके ध्यान में रहे। ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओ ए तक, ये मैंने आपकी मादरी जबान उर्दू में लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बेयरिंग निकालने के लिए प्लस का साइन वहां बनेगा जहां जो पॉइंट फ्रॉम के बाद है, और जब प्लस का साइन बन जाएगा तो प्लस के साइन में जो नॉर्थ है टॉप वाला पॉइंट, उस नॉर्थ से आपने एंगल मेजर करना है। तो क्योंकि फ्रॉम के बाद ओ है तो ओ का नॉर्थ, ओ पे प्लस बना और ओ का नॉर्थ, ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां तक जाना है, लाइन ओ ए तक जाना है। तो अब मैं मेजर करना शुरू करता हूं। डायग्राम देखिएगा बहुत गौर से, डायग्राम देखिएगा। ओ के नॉर्थ से, ओ पे प्लस का साइन बना हुआ है तो मैं ओ के नॉर्थ पे डायरेक्ट आ गया। ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओ ए तक, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। क्या ये एंगल मुझे ऑलरेडी पता है? अभी मुझे किसी के आंसर नहीं सुनने, चैट में कोई आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी जब मैं बोलूंगा पार्टिसिपेट करने का तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, वरना ऐसे आंसर्स हमें चाहिए नहीं। अभी हम समझा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। तो ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओ ए तक, तो आप देख सकते हैं यार ये 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया 050 डिग्री। क्योंकि ये 2 डिजिट था तो आपने बेरिंग का इंपैक्ट देने के लिए 0 लगा दिया, 050 डिग्री। ये हमारा पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी फ्रॉम ओ। बी फ्रॉम ओ पढ़ेंगे कैसे, फ्रॉम के बाद ओ है, ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओ बी तक। बी फ्रॉम ओ, तो ओ फ्रॉम के बाद ओ है, ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओ बी तक। तो देखिए मैंने ओ के नॉर्थ से स्टार्टिंग ली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया और लाइन ओ बी तक आ गया। अब मुझे बताइए कैसे निकलेगा। तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल पता होता, अच्छा एक बात हमें पता होनी चाहिए जो बच्चे अक्सर नहीं रिकॉल करते, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, कि व्हेन वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइन देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये चारों चीजें 90 हैं, ये हम पहले से जानते हैं, 90 90 90 90। तो अगर ये वाला 90 है और मुझे ये वाला पता चल जाता तो मैं 90 में इसको प्लस कर देता, तो बहरहाल ये भी निकल सकता है 90 माइनस 30 करके 60, और 90 में 60 को मैं ऐड कर देता। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट करना हो तो ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि मैं पहले यहां तक चला जाऊं। देखिए मैं प्लानिंग हैंड इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे यहां से यहां तक निकालना है, एरो तक देखें, ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओबी तक चाहिए, ये चाहिए। तो 90 में कुछ प्लस करूं, या ये पॉसिबल है, या 180 तक पहुंच जाऊं, पूरा 180 तक पहुंच जाऊं और फिर थोड़ा पीछे आ जाऊं। तो पीछे आने के लिए मैं 30 को माइनस कर दूंगा, तो मैं पूरा पहले 180 तक पहुंचा और फिर जो 30 गिवन था उसको माइनस कर दिया, तो ये हो गया 180 माइनस 30। तो मैंने कहा 180 माइनस 30,
तो मेरा आंसर आ गया 150 डिग्री। और कोई और दूसरी अप्रोच ये हो सकती थी कि भाई ये भी 90 है, तो मैं 90 माइनस 30 करके ऐसा करता हूँ, ये 60 निकाल लेता हूं और फिर उसके बाद 90 में 60 को प्लस कर दूंगा। तो हाँ, अगर 90 प्लस 60 करके करना चाहते थे तो उस तरह भी किया जा सकता था, मुझे कोई एतराज नहीं। बस क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि कब प्लस करना है और कब माइनस। अगर मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, अगर मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है और 90 के बाद वाला एंगल दिया हुआ है तो 90 में प्लस। लेकिन अगर मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है और 90 के बाद वाला एंगल नहीं पता, बल्कि 180 से पहले वाला एंगल पता है, 180 से पहले वाला एंगल पता है तो 180 में से माइनस करेंगे, 90 के बाद वाला पता है तो 90 में प्लस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और अगर 90 के बाद वाला नहीं पता, 180 से पहले वाला पता है, तो 180 से पहले वाले को 90 से माइनस करके 90 के बाद वाला निकाल सकते हैं। मतलब जैसे 90 में से 30 माइनस करके 60 निकाल लिया, फिर 90 में ऐड कर दिया। लेकिन शॉर्टकट डायरेक्ट क्या है, यहां तो आपने पहले 60 निकाला फिर 90 में ऐड किया। डायरेक्ट क्या है, आप 180 तक पहुंचे, क्योंकि आपको पता है 180 और लाइन के दरमियान वाला एंगल आपको पता है, तो 180 तक पहुंचे और 30 पीछे आ गए, तो 180 माइनस 30। ये हमारा पार्ट नंबर 2 क्लियर हो गया। आते थर्ड पार्ट पे, सी फ्रॉम ओ। सी फ्रॉम ओ, सी फ्रॉम ओ के लिए फिर सोचें वही सोच जो मैंने बताई है। फ्रॉम के बाद क्या है, ओ। ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओ सी तक, ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओ सी तक। तो मैं थोड़ा चीजों को क्लियर कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो। पहले दो बात तो हमने समझ लिए ना, रिकॉर्डिंग में भी आ गए होंगे, आप देखना चाहेंगे तो बाद में देख सकते हैं। अच्छा देखें, तब मैं क्या करूंगा, सी फ्रॉम ओ के लिए ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओ सी तक, ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओसी तक। तब देखें, अगर मैं ओसी तक आना चाहता हूं तो 90 प्लस 90 180 तक तो हो गया। अगर 180 के बाद वाला एंगल पता है तो 180 में प्लस कर दूंगा। 180 तक पहुंचने के बाद अगर 180 के बाद वाला पता है तो 180 में प्लस कर दूंगा। और अगर 270 से पहले वाला पता है, 90 180 270 360 में 90 90 ऐड करता जा रहा हूं। हमें पता होना चाहिए हर क्वाड्रेंट 90 है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। और बेयरिंग का आंसर जो है वो हमेशा 000 से लेकर 360 डिग्री के दरमियान होता है। नेगेटिव भी नहीं हो सकता और 360 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो हम जब बेयरिंग या मेजर कर रहे हैं तो या तो 180 के बाद वाला एंगल पता हो तो 180 में प्लस कर दूं, या 270 के साथ वाला एंगल पता हो तो 270 में माइनस कर दूं। यहां भी वो पॉसिबल है कि अगर 270 से पहले वाला पता है तो 90 से माइनस करके 180 के बाद वाला निकाल सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट करने की बात कर रहा हूं। यहां 180 प्लस समथिंग तब करते हैं जब 180 के फौरन बाद वाला एंगल पता होता, लेकिन यहां पर मैं 270 माइनस 60 इसलिए करूंगा कि 270 से पहले वाला एंगल पता है। तो थर्ड पार्ट वुड बी 270 माइनस 60 विच इज 210। हाँ, अगर कोई करना चाहता 180 के बाद वाला एंगल निकालना चाहता 90 से माइनस करके, जो कि 30 निकलता ऑब्वियसली, 90 माइनस 60 इज 30, तो 180 में 30 प्लस कर देता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती थी, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आप करना चाहें तो। ये हमारा पार्ट 3 जो है क्लियर हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू डी फ्रॉम ओ। तो डी फ्रॉम ओ के लिए इसको फिर पढ़े, डी फ्रॉम ओ। डी फ्रॉम ओ, ओ के बाद, फ्रॉम के बाद जो पॉइंट है वो ओ है। ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओडी तक, ओ के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ओडी तक। तो यहां फिर देखें, 270 से ऊपर चले गए तो 270 में कुछ प्लस किया जाए, अगर 270 के बाद वाला एंगल है तो
या फिर 360 में कुछ माइनस किया जाए, 360 में कुछ माइनस किया जाए, तो यहाँ क्योंकि 270 के बाद वाला एंगल मुझे नहीं पता, तो मैं 360 में कुछ माइनस करूंगा। 270 के बाद वाला पता होता तो मैं 270 के बाद वाला पता होता तो 270 में ऐड कर देता। तो यहां पर सिंपल लफ्जों में मैं क्या करूंगा, 360 माइनस 20 विच इज 340, या अगर कोई 270 में, अगर मैं 90 माइनस 20 करूं 70 होता है, 270 में मैं 70 ऐड कर देता तो भी कोई मसला नहीं था, ये भी बिल्कुल सही था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बिल्कुल सिंपल पार्ट, सबकी बेयरिंग फ्रॉम ओ मेजर करनी थी। क्या सबको यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि यहां तक नहीं क्लियर होगा तो आगे क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बेसिक बात पहले मुझे बता दें, क्या यहां तक सबको क्लियर है? सर जल्दी जल्दी एक्नॉलेजमेंट कर दें ताकि मुझे समझ आ जाए कि भाई क्लियर है। चलिए जबरदस्त, यहां तक हमें सबको क्लियर है, जबरदस्त। अब मैं डायग्राम का ये हिस्सा जो है, जाहिर सी बात है अगर इसी डायग्राम में मजीद मुझे काम करना है तो मुझे बताना पड़ेगा ये सब। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है वो ये कि बेयरिंग के सवालात में पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट जुड़ता है। तो मैं एक थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूं कि दो लाइंस पैरेलल हैं, ये तो हमने बहुत इस्तेमाल किया है, फिर भी मैं उसके सामने आपके सामने बात रखता हूं कि दो लाइंस पैरेलल हैं और एक लाइन उनको कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमने सीखा है ना कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होता है कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। फिर z बनने की वजह से, z बन रहा है तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो खैर इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बनते हैं, बाकी नॉर्मली और इंटीरियर एंगल्स सब मिला के 180 होता है। तो ये 30 है तो ये 150 होगा। तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली बात लग सकती है, कभी कभी ऑल्टर्नेट एंगल्स वाली बात लग सकती है, और कभी इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये वाली बात लग सकती है। सर पैरेलल लाइंस यहां पर कहां से आ गई? अब तक नहीं आई, आने वाली है। पैरेलल लाइंस अब तक नहीं आई, अभी मैं लाने वाला हूं। तो अभी सिर्फ एक चीज जहन में डाल रहा हूं, दिमाग खोलने के लिए एक चीज जहन में डाल रहा हूं कि जिसने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पे ग्रिप कर ली उसने बेयरिंग को भी सक्सेसफुली सीख लिया। क्योंकि अब जो बेयरिंग में नेक्स्ट एरिया आ रहा है उसमें ये एंगल्स की प्रॉपर्टीज जहन में होनी चाहिए पैरेलल लाइंस वाली, तो हम काम कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी वाली होंगी ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तभी सिर्फ जहन में डाला है कि पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट जुड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं और पार्ट नंबर 5 है ओ फ्रॉम ए। फ्रॉम के बाद जो पॉइंट है वो कौन सा है? फ्रॉम के बाद है ए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम के बाद जो पॉइंट है दैट इज ए। तो जो फ्रॉम के बाद होता है वहां वहां पर क्या बनता है? वहां पर प्लस का साइन बनता है। यह भी हमने सीखा था ना, जो पॉइंट फ्रॉम के बाद होता है वहां पर प्लस का साइन बनता है, और प्लस का साइन बनाने के बाद नॉर्थ बना लेते हैं, नॉर्थ मार्क कर लेते हैं। तो प्लस का साइन बनाया और नॉर्थ मार्क कर लिया। अच्छा अब क्या करें?
अब जरा पहले देखते हैं करना क्या है। अच्छा देखिए, इस नॉर्थ, ये जो प्लस का साइन बनाया, इसके बनाने की वजह से पैरेलल लाइंस वजूद में आ गई, क्योंकि हर वर्टिकल लाइन दूसरी वर्टिकल लाइन से पैरेलल होती है, और हर हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलल होती है। वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो जब मैंने प्लस का साइन ओ पे बनाया हुआ था, ए पर भी बनाया, तो नए प्लस वाला जो साइन मैंने बनाया उसकी वर्टिकल लाइन ओरिजिनल वर्टिकल लाइन से पैरेलल है, देख सकते हैं आप। देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और जो ये वाले प्लस साइन की हॉरिजॉन्टल लाइन है और ओरिजिनल प्लस लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन थी, दोनों पैरेलल है। इसका मतलब वो तमाम एंगल्स वजूद में आ जाएंगे जो आपने सुने हुए हैं और आपने पढ़े हुए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर। जैसे मिसाल के तौर पे, यहां इस्तेमाल नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो कर भी सकते हैं। ये वाला एंगल आपको निकालना है, अगर ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? अब देखिए, दो लाइंस पैरेलल हैं, दोनों वर्टिकल लाइंस पैरेलल हैं, उनके अंदर वाले एंगल्स पूछ रहे हैं। तो अंदर वाले एंगल में से एक एंगल 50 है, दूसरा क्या होगा? चैट में जरा टाइप करके बताएं। दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। एक एंगल 50 है, दूसरा क्या होगा? वेरी गुड महाम, 130। अगर निकालना हो तो ये वाला एंगल होगा 130। चलिए अभी मैं मिटा देता हूं, सिर्फ मैं समझाना चाह रहा था। अच्छा जी, अच्छा अब हम क्या कर रहे थे, अब जरा पार्ट 5 पे आते हैं। ओ फ्रॉम ए, ओ फ्रॉम ए का मतलब क्या है? फ्रॉम के बाद ए है, ओ फ्रॉम ए, फ्रॉम के बाद ए है। ए पे प्लस का साइन बनाना पहला टास्क था, ए पे प्लस का साइन बना दिया। सर आगे क्या करना है? इसे उसी तरह पढ़ना है जैसे पढ़ना सिखाया। ए के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ए ओ तक, तो आए ए के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ए ओ तक। ये बना दिया आपने। अब आपने ये पूरा एंगल निकालना है। आप कह रहे यार सर एंगल तो मेरे पास है नहीं, मैं कैसे निकालूंगा? तो बेटा क्या ऑल्टरनेट एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या, अच्छा ऑल्टरनेट बहुत ज्यादा लगता है, इंटीरियर वगैरह भी लग जाते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। तो ऑल्टरनेट एंगल समझ लें इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है बेयरिंग के सवालात में, ज्यादातर लग रहा होता है ऑल्टरनेट। तो अब देखिए, मेरे पास ये वाला एंगल जो है, मुझे ये एंगल निकालना है जो मैंने ब्लू में मार्क किया। तो कोई एंगल निकल सकता है मेरे, हम कोई एंगल निकाल सकते हैं। तो देखें, दो वर्टिकल लाइंस हैं, एक वर्टिकल दूसरी वर्टिकल, जेड बन रहा है, एन बन रहा है, या उल्टा एन बन रहा है, उल्टा एन सीधा एन, सीधा जेड उल्टा जेड जेड। हर लिहाज से अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का होगा, क्योंकि देखें जेड बन रहा है। देखें मैं प्लानिंग हैंड इस्तेमाल कर रहा हूं, देखें एन देख लें, उल्टा एन देख लें, जो पढ़ना चाहें। ये दो लाइंस वर्टिकल हैं और ये शेप बन रहा है जिसमें दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लिहाजा इफ दिस इज 50 दिस विल आल्सो बी 50। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो 180 हमें पता था, 180 से कनेक्शन में जो एंगल था वो भी पता चल गया, तो हमने कह दिया 180 प्लस 50 एंड द आंसर इज 230 डिग्री। अच्छा दूसरा पर्सपेक्टिव जो मैं पहले आपके सामने रख रहा था कि अगर आप ये 130 निकाल लेते इंटीरियर एंगल्स की वजह से, उस 130 में से 90 माइनस कर देते, आपको ये मिल जाता। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं कि अगर ये वाला एंगल इंटीरियर हमने 130 निकाल लिया था, तो 130 में से 90 माइनस कर देते तो हमारे पास ये 40 आ जाता, और 270 डिग्री में 40 माइनस कर देते तो 270 माइनस 40 से भी आंसर 230 आता। तो यहां पर हम इंटीरियर एंगल वाली बात का इस्तेमाल करते, ना कि ऑल्टर्नेट एंगल वाली बात का। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो हमारे जहन में आ जाए वो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो पहली बात O फ्रॉम ए है, फ्रॉम के बाद क्योंकि ए है तो हमने प्लस का साइन ए पे बनाया, पैरेलल लाइंस वजूद में आ गई, ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स लग सकता है, हमने O फ्रॉम ए के अंदर ए के नॉट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में AO लाइन तक हमने मार्किंग की, जो एंगल्स हम निकाल सकते थे हमने निकाले, एग्जिस्टिंग जो एंगल्स ऑलरेडी मौजूद थे डायग्राम में उसको यूटिलाइज करते हुए और पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट के थ्रू मजीद एंगल्स हमने क्रिएट किए और उसके जरिए हमारा बेरिंग का आंसर आ गया। तो ये हो गया O फ्रॉम ए। क्या O फ्रॉम ए हम सबको क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल, 360 माइनस 230 भी हम कर सकते थे क्योंकि 130 हमें बताता तो हम डायरेक्टली 360 माइनस 130 कर लेते, 130 माइनस 90 करके 40 निकालने की जरूरत भी नहीं थी, 360 माइनस 130 डायरेक्ट कर लेते हम, वो भी बिल्कुल सही था, परफेक्ट वहां, जबरदस्त। तो ये हमारा जो है O फ्रॉम ए भी मुकम्मल हो गया। अच्छा अब आते हैं O फ्रॉम बी पे। O फ्रॉम बी, तो O फ्रॉम बी के लिए अगर हम देखें तो फ्रॉम के बाद जो पॉइंट है दैट इज बी, तो प्लस का साइन कहां बनेगा? प्लस का साइन बी पे बनेगा, प्लस का साइन बनेगा बी पे, और प्लस का साइन बनाने के बाद नॉर्थ आपने मार्क कर लिया। अच्छा जरा पढ़ते हैं O फ्रॉम बी। O फ्रॉम बी में बी के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन BO तक, तो अगर हम देखें तो दिस इज 270 प्लस समथिंग एंड दिस समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग पैरेलल लाइंस। देखिए दो लाइंस पैरेलल हैं, Z बन रहा है, उल्टा Z, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, ये वर्टिकल देखें आप, ये Z बन रहा है, ये बन रहा है N ही बन रहा है, प्रॉपर N बन रहा है। इफ दिस इज 30 दिस विल आल्सो बी 30। दो वर्टिकल हैं, पहली वर्टिकल लाइन अगर किसी को समझ नहीं आया तो हैंड देखिए, वर्टिकल में हैंड रख रहा हूं, पहली वर्टिकल लाइन दूसरी वर्टिकल लाइन, ये दो वर्टिकल लाइंस हैं, इन दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान एन बन रहा है, दिस इज 30 दिस विल आल्सो बी 30, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड आई हैव टू फाइंड दिस। ये जो बेरिंग निकालनी है तो मुझे 330 तक जाना, 360 तक जाना पड़ेगा और 30 पीछे आऊंगा डायरेक्ट अगर निकालना है तो, वरना तो और भी पॉसिबिलिटीज थी, अगर डायरेक्ट निकालना है तो मैंने O फ्रॉम B के लिए कहा 360 माइनस 30 विच इज 330 डिग्री, ये हो गया O फ्रॉम B। O फ्रॉम C पे आते हैं। जी चैट बॉक्स में काफी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली तो आपको यकीनन क्लियर हो गया होगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती। अच्छा अब आ रहा है O फ्रॉम C, तो सी वाले पॉइंट को आपने जो है हाईलाइट किया, फ्रॉम के बाद C है तो प्लस का साइन C पे बनेगा, प्लस का साइन C पे बनाया, नॉर्थ मार्क किया। सवाल पढ़ते हैं O फ्रॉम C, O फ्रॉम C, C के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन CO तक, C के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन CO तक, C के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन CO तक। तो अब देखें यहां पर प्रॉपर Z फॉर्म हो रहा है और ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, तो हमें तो बस छोटा सा एंगल निकालना है विच इज सिंपली 90 माइनस 60, 90 60 ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से 90 में 60 माइनस कर दिया, इट इज 30, क्योंकि बेरिंग है लिहाजा 030 डिग्री हमने लिख दिया, और लास्ट है O फ्रॉम D, D को हाईलाइट किया, D पे आए प्लस का साइन बनाया,
डी पे आए, प्लस का साइन बनाया, नॉर्थ लिखा, सवाल पड़ा ओ फ्रॉम डी, ओ फ्रॉम डी। तो ओ फ्रॉम डी के लिए डी के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन डीओ तक, डी के नॉर्थ से आए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, लाइन डीओ तक आ गए। अगर आप डायरेक्टली पिक कर लें तो ये दो वर्टिकल हैं और दो वर्टिकल के अंदर के एंगल्स की बात हो रही है। यहां तो इसने पूछा ही वो अंदर का एंगल है, ये वाला एंगल है ना, डी के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डीओ तक, दोनों एंगल्स आपस में अगर देखें दे आर इंटीरियर। तो डायरेक्ट अगर आप पिक कर लें तो दिस इज 180 माइनस 20, 180 माइनस 20, इंटीरियर एंगल्स का सम मिला के 180 होता है, तो दिस इज 160 डिग्री। लेट सपोज आप डायरेक्ट पिक नहीं करते तो हाउ वुड यू हैव पिक्ड, किस तरह पिक हुआ होता? अब देखें, दो वर्टिकल हैं, दो वर्टिकल ये एन बना रहे हैं शेप, दिस इज 20, दिस इज 20 ऑल्टरनेट की वजह से, और फिर वही बात 180 माइनस 20, तो 180 माइनस 20 इंटीरियर की वजह से, या फिर ये 20 है तो ये वाला 20 ऑल्टरनेट की वजह से, और फिर 180 माइनस 20। वर्किंग तो 180 माइनस 20 दोनों केसेस में है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव आपको समझ आ रहा है आप उस पर्सपेक्टिव को फॉलो कर सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तमाम पर्सपेक्टिव, तमाम पॉसिबिलिटीज जो आप लोग लिख रहे हैं वो बिल्कुल पार्ट है, लेकिन हमने बासानी जो है यहाँ 160 डिग्री निकाल लिया। यहां तक किसी पार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई रिपीटेशन किसी पार्ट का एक्सपेक्ट कर रहा हो, या कोई कंफ्यूजन किसी को किसी पार्ट में हो? सब क्लियर लिख दें ताकि मुझे एक तसल्ली हो जाए कि सबको समझ आ गया। चले, जबरदस्त, सबको क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहाँ एक चीज ऐड ऑन करना चाह रहा हूं जो कि मैं ना बताऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आई वुड लाइक टू मेंशन इट ओवर हियर बिकॉज वो जल्दी काम करने में, बाज़ औक़ात एक नंबर लेने में, जल्दी से एक नंबर लेने में जो है ना हमारे लिए मददगार होता है। नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक टू बैक बेयरिंग। ये बैक टू बैक बेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बैक टू बैक बेयरिंग का कॉन्सेप्ट कहता है, लेट सपोज एग्जामिनर, अच्छा अक्सर सवाल में एग्जामिनर इस तरह करता भी है, बोलेगा ए फ्रॉम बी जो है वो है 70 डिग्री, 070 डिग्री, सही है। फाइंड बी फ्रॉम ए, डायग्राम तो बना के दिया हुआ होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं डायग्राम की मदद से। लेकिन जब आप ये ऑब्जर्व करें कि एग्जामिनर ने ए फ्रॉम बी दिया हुआ है और बी फ्रॉम ए मांगा है, मतलब सिर्फ उसने पॉइंट्स को स्वैप किया है, दैट्स इट। द ओनली चेंज इज द एग्जामिनर हैज स्वैप्ड द पॉइंट्स। तो जब आप पॉइंट्स को स्वैप होता देखें तो आप समझ जाएं कि जो नया आंसर आएगा वो या तो 180 प्लस करके आएगा या 180 माइनस करके आएगा। मतलब ए फ्रॉम बी वाले आंसर में और बी फ्रॉम ए वाले आंसर में 180 का डिफरेंस होगा, ये बात तो तय है। द डिफरेंस बिटवीन ए फ्रॉम बी and B from A, the difference between both these two bearings, A from B and B from A, the difference would be 180 degree. This is very, very clear. So if we have one of them and we have to find the other one,
we can we either have to add 180 or we have to subtract 180, because there is a difference of 180 degree between them. Now when we have to add and when we have to subtract and how will we decide? तो उसके लिए ये fact कि bearing always lies between 000 degree to 360 degree. Bearing can never be greater than 360. It can never be lesser than 0. Bearing कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और 360 से ज्यादा भी नहीं हो सकती. तो लिहाजा हमें ये जज करना है कि कब प्लस करना है और कब माइनस. अब मैं आपसे कहता हूं A from B is 070 degree. We have to find B from A. और ये बात आप याद कर ली आपने. एक मार्क के लिए तो आंसर ही देना होता है ना, लॉजिक तो वो नहीं देख रहा होता कि डायग्राम बच्चे ने बनाया है, डायग्राम से किया है नहीं किया. इफ देयर इज जस्ट वन मार्क देयर इज नो नीड ऑफ वर्किंग. बल्कि वर्किंग तो हम इतनी तो कर ही लेते हैं ना कि 180 + 70 ये तो हम करेंगे ही. तो बगैर डायग्राम बनाए, बगैर डायग्राम में कुछ किए भी हो सकता है. कुछ बच्चों को तसल्ली नहीं आती. बच्चे पूछते सर पक्की बात है? भाई यहाँ पर इतने सालों के तजुर्बे के बाद जो मैं बात बताऊंगा वो पक्की बताऊंगा, कच्ची बात इंशाल्लाह नहीं बताऊंगा. तो पक्की बात यह है कि अगर बैक टू बैक हैं दो पॉइंट्स, A from B और B from A, स्वैपिंग हो जाए तो 180 का डिफरेंस होगा. 180 ऐड या 180 सब्ट्रैक्ट करना होगा. कहां 180 ऐड, कहां 180 सब्ट्रैक्ट, वी हैव टू जज. And we just have to remember that bearing can never be greater than 360 and it can never be negative. तो then ये बात अगर हमें याद है तो हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं 70 डिग्री में 180 माइनस करेंगे या 180 प्लस करेंगे. तो बच्चा बोलेगा 180 माइनस करने पे आंसर नेगेटिव हो जाएगा. 180 माइनस नहीं करेंगे सर, हमें 70 डिग्री में 180 प्लस करना पड़ेगा और 180 + 70 वुड बी 250 डिग्री. चलिए इसको आप डायरेक्ट एज अ शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें, एज अ टूल टू चेक इस्तेमाल कर लें. एज अ टूल टू चेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि हमने जो डायग्राम से काम किया है वो सही किया है नहीं किया, तो एक दफा चेक कर लेते हैं कि क्या इनके आंसर में 180 का डिफरेंस है या नहीं. तो वी कैन यूज इट एज अ चेकिंग टूल. या फिर अगर हमें जल्दी है, वी डोंट हैव टाइम एंड वी हैव टू क्विकली गिव आंसर्स एंड वो एग्जामिनर ने कोई कभी कभार होता है ऐसा, मुफ्ते के मार्क्स हर दफा नहीं होते, A from B दिया और B from A मांगे, तो फिर हम 180 का डिफरेंस वाली लॉजिक लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. दिस इज वन टिप, दिस इज अ शॉर्टकट. बट हम लॉन्ग मेथड से करें, प्रॉपर तरीके से करें, ऑल्टर्ड एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्सेप्ट लगा के, एंड वी यूज इट एज अ चेकिंग टूल, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है. अच्छा, अब ये जो हमें एग्जांपल किया था इसमें ये कहाँ कहाँ आ रहा है, जरा सर हमें इस डायग्राम से लिंक कर दें. तो अब देखें बेटा, A फ्रॉम, मैं कलर्स मुख्तलिफ इस्तेमाल करता हूं, A फ्रॉम O और O फ्रॉम A, इनमें देखें स्वैपिंग है. तो A फ्रॉम O का आंसर था 50 डिग्री एंड O फ्रॉम A का आंसर था 230 डिग्री. तो आप देख सकते हैं इन दोनों आंसर्स में 180 का डिफरेंस है. अब मैं इस्तेमाल करता हूं ब्लू पेन, रेड करता हूं. चले, B फ्रॉम O एंड O फ्रॉम B. तो B फ्रॉम O का आंसर है 150 एंड O फ्रॉम B का आंसर है 330. तो अगर आपको O फ्रॉम B दिया होता तो आप B फ्रॉम O निकाल सकते थे, या B फ्रॉम O आपको दिया होता तो आप O फ्रॉम B निकाल सकते थे. अगर B फ्रॉम O होता, 150 दिया होता तो 180 प्लस करके आप 330 तक पहुंच जाते. और अगर आपको O फ्रॉम B दिया होता, आपको B फ्रॉम O निकालना होता तो 180 माइनस करके आप पहुंच जाते. तो कहां माइनस करना है कहां प्लस करना है वो तो रूल बता दिया, लेकिन ये भी यहां पर आपके सामने वाजे कर रहा हूं कि B फ्रॉम O, O फ्रॉम B के आंसर हमने प्रॉपर मेथड से निकाले थे, लंबे चौड़े तरीके से निकाले थे, ऑल्टर्ड एंगल्स, डायग्राम बना के, प्लस की साइन बना के निकाले थे. लेकिन देखें डायरेक्ट भी निकालते तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बताना था. इसी तरह आप आ जाएं C फ्रॉम O पे, C फ्रॉम O एंड O फ्रॉम C पे आ जाएं. तो यहाँ 210 है और यहाँ आंसर है 30. अब देखें 30 में और 210 में भी 180 का डिफरेंस है. और लास्ट वाला जो बचा हुआ है रिमेनिंग वो 340 है यहाँ से, और यहाँ से 160 भी हम देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान भी 180 का डिफरेंस है. तो हमने ये बात वाजे भी कर दी कि शॉर्टकट कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं लग सकता, और इस शॉर्टकट को एज अ चेकिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं. और इस गिवन एग्जांपल में जो भी हमने काफी टाइम लगा के किया था उसके अंदर भी मैंने इसको लिंक भी कर दिया. यकीनन ये शॉर्टकट भी आपके जहन में बैठ गया होगा. इफ 2 points swap then there will be a difference of 180 degree in their bearings. क्या हम सबको यहां तक हर कॉन्सेप्ट प्रॉपर रीइंफोर्स दिमाग में हो गया? एक्नॉलेज कर दें.
काफी देर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई ऑल्सो हैव टू गो समवेयर, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आई हैव टू एंड द क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आवर ऑब्जेक्टिव जो था, जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव था, वी हैव फुलफिल्ड दैट, सो वी आर जस्ट गोइंग टू वाइंड अप द क्लास राइट नाउ। जस्ट एक्नॉलेज and take a screenshot if you have not already copied, and then I'm going to close the session. चलिए परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी तकरीबन एक्नॉलेजमेंट आ गई है। जबरदस्त, अल्लाह के फजल से हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, जितना भी अब तक पढ़ा है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।